हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर होने वाला है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ वीडियो को आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। 90% बच्चे आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। पंचायत समिति की जो संरचना है, कंपोजिशन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पंचायत समिति की जो संरचना होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पंचायत समिति किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। इससे पहले आपके सामने एक और जो यूनिट फर्स्ट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना उस प्रश्न को। पंचायत समिति की जो संरचना है, कंपोजिशन में निर्वाचित, पदेन व सह आयोजित सदस्यों का मिश्रण होता है। तो पंचायत समिति को अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो उसकी जो संरचना होती है उसमें निर्वाचित लोग होते हैं, कुछ लोग पदेन होते हैं, पद पे आपके सामने बैठे हुए लोग रहते हैं जिनको सरकारी रिक्वायरमेंट के द्वारा चुना जाता है, और कुछ संयोजित जो आपके सामने सहयोग करने वाले सदस्य भी होते हैं, जो एक प्रकार की मिश्रित संस्था है। ऐसे समझ लो जहां पर आपके सामने राजनीतिक और कार्य प्रणाली के दोनों के अधिकारी, मतलब सरकारी कर्मचारी प्लस राजनेता आपको दोनों एक जगह बैठते हैं। प्रधान भी वहीं पे बैठते हैं और आपके सामने तहसीलदार भी वहीं पर बैठता है। समझ में आ गया ना आपको? तो प्रधान तो चुनाव निर्वाचित होता है, तहसीलदार आपके सामने सरकारी कर्मचारी होता है, तो दोनों लोग सभी एक साथ बैठते हैं आपके सामने। पहला पहला पॉइंट आपके सामने निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? ये सदस्य ब्लॉक क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होता है निर्वाचित सदस्य। आपके सामने जो आपके सामने लोग होते हैं ये पंजीकृत मतदाताओं, मतलब आप क्या करते हो भाई, प्रधानी का चुनाव होता है ना, 10,000 का जो चुनाव होता है, फिर जो 30,000 का, उस हिसाब से जो पंचायत समिति के जो निर्वाचित लोग होते हैं इसको आप डायरेक्ट क्या करते हो, अपने मतदान के द्वारा चुनते हो। इसे पंचायत समिति सदस्य के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? बीडीसी। आपके सामने जो कैंडिडेट पंचायत समिति के जो सदस्यों के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा ना प्रधान साहब हैं, तो प्रधान होते हैं ना, वो आपके सामने पंचायत समिति में ही बैठता है। ये आपके द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद कर लेना। ये निर्वाचित सदस्य अपने में से प्रधान को चुनते हैं। अच्छा, इसमें प्रधान डायरेक्ट कोई पद नहीं होता है, इसमें 10,000 के, 10,000, 20,000 इस हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से कुछ चुनाव होते हैं, है ना, पंचायत समिति के, और वो सब लोग मिलकर आपके सामने क्या करते हैं, एक पद होता है वहां पे उनका, जो पंचायत समिति का मुखिया मान लो आप निर्वाचित लोगों का, उसको क्या बोला जाता है? प्रधान है। वो प्रधान को वो चुनते हैं। साथ के साथ उप प्रधान का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? प्रधान और उप प्रधान है दोनों को वो चुनने का कार्य करते हैं। पंचायत समिति की राजनीतिक मुखिया होता है, और प्रधान क्या होता है? जो पंचायत समिति होती है उसका राजनीतिक मुखिया के रूप में प्रधान को जाना जाता है। प्रधान को किस रूप में जाना जाता है? पंचायत समिति के एक प्रकार के मुखिया के रूप में भी उनको जाना जाता है। निर्वाचित जितने लोग होते हैं उसमें से सबसे बड़ा पद प्रधान का ही होता है। समझ में आ गया? मैंने आपको 3 प्रकार के अधिकारी बताए थे। सबसे पहले थे निर्वाचित लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगले पद होते हैं पदेन सदस्य। ब्लॉक क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। मतलब पदेन सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो बिना, मतलब आपके सामने जिनको, जो उनका कोई लेना देना, लेकिन वो सीधे पद के द्वारा उनको वो पोस्ट मिल जाती है। तो जितना ब्लॉक क्षेत्र है, पंचायत समिति के नीचे आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों के जो मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायतों के जितने भी सरपंच होते हैं वो सीधे के सीधे जिस दिन चुनते हैं उस दिन वो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, और जो आपके सामने जो इसके क्या बोलते हैं आप, पंचायत समिति के, वो डायरेक्ट पदेन सदस्य बन जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक, एमएलए व एमपी भी यदि वे ब्लॉक के पंजीकृत मतदाता हैं तो पदेन सदस्य होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विधायक और सांसद जो एमएलए और एमपी है, अगर एमएलए उस, जैसे आपके सामने जिस क्षेत्र के हो, अजमेर क्षेत्र के हो,
है ना। अजमेर क्षेत्र की अगर कोई ग्राम पंचायत समिति पड़ती है, वहीं का वो एमएलए है, उसी ग्राम पंचायत की, उस क्षेत्र का पंचायत समिति का, तो एमएलए उसका पंचायत समिति का पदेन आपके सामने मेंबर होगा, सांसद भी आपके सामने उसका मेंबर हो जाता है। यदि वे उसके पंजीकृत मतलब सभी के नहीं होते हैं, जिस क्षेत्र के होते हैं पंचायत समिति के, उसी के वो बन जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। सबसे पहला था आपके सामने निर्वाचित सदस्य, जो लोग हमारे द्वारा मतदान के द्वारा निर्वाचित किए जा सकते हैं। उसका मुखिया कौन होता है? प्रधान उनका मुखिया होता है। और एक और अगर प्रधान अगर नहीं रहे तो उप प्रधान की पोस्ट भी बनाई गई है संविधान में, जो आपके सामने 71वां संविधान संशोधन देखने को मिला उसमें। अगला है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य आपके मैंने बता दिया, ग्राम पंचायतों के मुखिया सरपंच होते हैं, और सरपंच सीधे के सीधे आपके सामने इसके मुखिया बन जाते हैं। एमएलए और एमपी है, वो भी आपके सामने इसके पदेन मुखिया देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट, अगर वो उस क्षेत्र के हैं तो, उस पंचायत समिति के अगर वो आपके सामने निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं तो। सहयोजित नामांकित सदस्य, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी और महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी में प्राप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ जो आपके सामने कुछ लोगों को पंचायत समिति में मनोनीत भी किया जा सकता है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके सामने सीधे चुनाव हुआ मान लिया पंचायत समिति का, और उसमें जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिली, है ना, तो क्या किया जा सकता है? एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां पर लोगों को निर्वाचित भी किया जा सकता है। किस किस को? अनुसूचित जाति एसटी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइबल एसटी को, और अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है, उसको क्या हो सकता है? उनको, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको आपके सामने जो प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सामने क्या किया जा सकता है? मनोनीत भी किया जा सकता है, यदि उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं मिले तो। अगला है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका सीओ। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त खंड विकास अधिकारी, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। अच्छा, ये सब सारे के सारे जो पद थे ऊपर वाले, इसका कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। कुछ लोगों को आपके सामने पदेन होते हैं, मतलब जिन्हें इनडायरेक्टली पद मिल जाता है, वहां पर मेंबर बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो आपके सामने इसके अंदर पंचायत समिति के अंदर बैठता है, उसको क्या बोला जाता है? खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। समिति का मुख्य प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी होता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? ये जो पंचायत समिति होती है, इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और कार्यकारी अधिकारी होता है, वहां पे कार्य करने वाला अधिकारी होता है, जो समिति के निर्णय को लागू करने का कार्य करता है। जो क्या करता है? जो पंचायत समिति होती है, इसमें जितने भी निर्णय होते हैं उन सबको लागू करने वाला अधिकारी होता है। इसको खंड विकास अधिकारी, इनडायरेक्टली आप तहसीलदार भी बोल सकते हो। समझ में आ गया ना आपके सामने? इसको आपके सामने ब्लॉक जो खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं आपको। पहले सदस्य निर्वाचित सदस्य, जिनको आप डायरेक्ट निर्वाचित करते हो, उसमें आपके सामने वो एक मुखिया को चुनते हो, उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? फिर पदेन सदस्य, पदेन सदस्य कौन? जितने भी सरपंच होते हैं उस पंचायत समिति के नीचे, सारे के सारे इनडायरेक्टली उस पंचायत समिति के मेंबर हो जाते हैं। अगर एमएलए एमपी भी अगर उस पंचायत समिति के नीचे आते हैं, वो भी इसके मेंबर बन जाते हैं। अगला है सहयोजित व नामांकित सदस्य, को-ऑप्टेड मेंबर। तो को-ऑप्टेड मेंबर कौन होते हैं आपके सामने? महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी और ओबीसी के आपके सामने कुछ लोगों को अगर सीटें जितनी चाहिए थी निर्वाचन में नहीं मिली, तो एससी एसटी व ओबीसी के कुछ मेंबरों को सीधे पद पे क्या कर लिया जाता है? नामांकित कर लिया जाता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में नामांकित किया जाता था ना, अब तो बंद कर दिया आपके सामने, लोकसभा में राज्यसभा में बचे हैं, तो उनको उसी तरीके से आपके सामने किया जा सकता है। एक सरकारी कर्मचारी जो सबसे बड़े पद पे होता है वहां पे, उसको क्या बोला जाता है? खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। जो सारे के सारे जो मुख्य प्रशासन से संबंधित, उसके नीचे जितने भी ग्राम पंचायत पे जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, पटवारी हो गया, और भी जितने भी पद के अधिकारी, डीसी हो गया, इन सबको वो क्या करता है? सभी को आपके सामने बताने का कार्य करता है, उनको कार्यों के बारे में बताता है।
यह संरचना विभिन्न स्तरों पर का प्रतिनिधित्व करके एक साथ मिलाती है। यह क्या करती है, अलग अलग स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनको एक प्रतिनिधित्व करके एक साथ लाती है, ताकि एकीकृत विकास की योजना बनाई जा सके, ताकि सभी लोगों को एक करके विकास योजना का हिस्सा दिया जा सके। तो यह है पंचायत समिति की संरचना का संक्षेप में मैंने जो वर्णन था उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से पढ़ा होगा आपने। मुझे उम्मीद है ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद।